आज के मुख्य समाचार। शिमला में 24वीं जिला स्तरीय ITI खेलकूद प्रतियोगिता। हिमाचल में भीषण गर्मी का कहर। 27 अप्रैल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा। हरियाणा के 150 स्काउट्स छात्रों का शिमला भ्रमण। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बाल काउंसिलिंग चुनाव 2026 में नामांकन रद्द करने पर अधिवक्ता ने उठाए सवाल। राष्ट्रपति दौरे को लेकर शिमला पुलिस की तैयारियां पूरी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आज राजीव भवन शिमला में आयोजित एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है और यह पार्टी की विचारधारा का अहम हिस्सा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जैनब चंदेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लिया गया था, जिसने ग्रामीण भारत की महिलाओं को राजनीतिक मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के परिणाम स्वरूप देश भर में लाखों महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला और वे निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। उन्होंने आगे कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की नीति और प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जैनब चंदेल ने जोर देकर कहा कि नारी शक्ति को मजबूत किए बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को प्राप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वे नीति निर्माण में अपनी प्रभावी भागीदारी निभा सके। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केवल घोषणाएं करना प्राप्त नहीं है बल्कि इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। प्रेस वार्ता के अंत में जैनब चंदेल ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाना ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी आगे भी महिला अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में कार्य करती रहेगी। विषय है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, उसी को लेकर मैं आज ये दोबारा से आपके सामने आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी डिटेल में इस बारे में बताया था और कांग्रेस की हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने की मंशा रही है। उसका हमने समय समय पर एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं, जिसे ग्रामीण भारत की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं, ग्रामीण भारत में महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देकर कांग्रेस की सरकार ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महिलाओं को सशक्त किया, उनको आगे बढ़ाया और जिसके परिणाम स्वरूप 15 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और लोकल बॉडीज में, स्थानीय निकायों में चुनकर आई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि कहा गया, महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सितंबर 2023 में पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ, 334A अनुच्छेद को इसमें जोड़ा गया, जिसके अनुसार महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में
आरक्षण देना जो है वो जरूरी हो गया। और आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े नेताओं सभी ने कहा कि जो ये महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है इसको 2024 में ही लागू कर दो। लेकिन ना जाने क्या ऐसा हुआ, आनन फानन में पहले 30 महीने तक तो ये लोग आराम से बैठे रहे, चुप्पी साध ली। 23 में बिल पास हो चुका सर्वसम्मति से, विपक्ष ने पूरा साथ दिया। फिर ये 30 महीने के बाद जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है, और अचानक इन्होंने कहा चुनाव के दौरान, जबकि चुनाव चल रहे थे बंगाल में और तमिलनाडु में, इन्होंने कहा कि 16-17-18 को विशेष सत्र बुलाकर उस पर हम लोग ये महिला आरक्षण जो बिल है वो उसको लेकर उन्होंने सत्र रखा। लेकिन हमारी मांग थी कि 29 को लास्ट पश्चिम बंगाल, जो हमारे बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे वो लास्ट चरण था, उसके बाद आप इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए कोई तिथि निश्चित कर दो। लेकिन इन्होंने उसको सिरे से नकार दिया, उन्होंने नहीं मानी इस बात को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना 2011 में की जो ये इन्होंने रखा, अभी जो इन्होंने बात मानी कि जो महिला आरक्षण जो है ये 2011 के जनगणना के आधार पर हम करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद 21 में होनी थी, वो इन्होंने नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जनगणना ना होने की वजह से राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन जो था हमारा, उसमें 10 लाख लोग जो लाभान्वित होने थे, वो जो 2023 में हमने लाया था राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन करके, जो हम अधिनियम लेके आए थे 2013, उसमें 10 लाख लोग जो है वो बाहर हो गए लाभ लेने से। और बाद में जो जो हमने स्कीम शुरू की उन्हीं का नाम बदल के प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना उन्होंने शुरू की। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो कार्य समय पर करना होता है उसको नहीं करती है और बाद में जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। और आप सभी ने देखा होगा 16-17 ये जो अभी सत्र बुलाया गया था, इसमें इन्होंने चालाकी से परिसीमन को भी जोड़ दिया, जबकि ये भी जानते थे कि ये पास नहीं होगा। ये इनको भी पता था, ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर चले गए थे। और अब जनता में जा जाकर ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग जो हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के को पास नहीं होने दिया, जबकि खुद प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब ये 23 में पास हुआ था, जगह जगह जाकर इन्होंने इस बात का श्रेय लेने का प्रयास किया। ये सब जगह गए और सब लोगों ने इस बात को का स्वागत भी किया, क्योंकि हर एक पार्टी जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करना चाहती है। अब इन्होंने कहा कि 2011 का हम लोग जनगणना लेंगे। अगर वही लेना था तो इतनी देरी क्यों? यहाँ से इनके उस पर नियत और नीति पर इनके शक होता है। क्यों नहीं इन्होंने फिर 2024 में ही लागू किया? हम तो कहते हैं कि ये जो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आप लेके आए हैं, इसको आज लागू करो और वैसे ही लागू करो। 543 सीटों में से आप 33% दे दो, इसमें कहाँ कौन मना कर रहा है?
हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मी ने अपने तेवर समय से पहले ही तीखे कर दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आमतौर पर ठंडे और सुहावने मौसम के लिए पहचाने जाने वाले इस पहाड़ी राज्य में मैदानी इलाकों के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान रहा है। इस भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कांगड़ा, धर्मशाला और सोलन जैसे क्षेत्रों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार गर्मी का असर केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव तेजी से पड़ा है। राज्य की राजधानी शिमला, किन्नौर के कल्प और लाहौल स्पीति के टापू जैसे ठंडे माने जाने वाले क्षेत्रों में भी दिन के समय तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को असहजता महसूस हो रही है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर अप्रैल के महीने में हल्की ठंडक बनी रहती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के संकेत भी दे रहा है। ऐसे बीच मौसम में अचानक बदलाव ने किसानों और बागवानों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। जिला शिमला के उपमंडल जुब्बल की खनाशनी पट्टी और सूरजचली क्षेत्र के करीब 10 गाँव में शुक्रवार शाम अचानक हुई तेज ओलावृष्टि ने सेब बागवानों की उम्मीदों को गहरा झटका दे दिया है। 4 से 10 मिनट तक लगातार गिरे बड़े बड़े ओलों ने सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। बागवानों का कहना है कि इस समय सेब की फसल विकास के महत्वपूर्ण चरण में होती है और इस तरह की ओलावृष्टि से उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है, जिससे उसकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। तापमान के पुराने आंकड़ों की तुलना करें तो स्थिति और भी चिंताजनक नजर आती है। कांगड़ा में वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि इस बार शुक्रवार को यह 37.2 डिग्री रहा है। धर्मशाला में 2022 में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन इस बार 33.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह सोलन में 2022 में तापमान 36 डिग्री था, जबकि इस वर्ष 33.5 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2023 और 24 और 25 के मुकाबले इस बार तापमान अधिक दर्ज किया गया है, जो लगातार गर्मी के रुझान को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए राहत की उम्मीद भी जताई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में हल्की बारिश, तूफान और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार 28 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है और कई स्थानों पर बारिश की संभावना भी बताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत भी मिल सकती है। हालांकि मौसम के इस उतार चढ़ाव ने जहां एक और आम लोगों को राहत की उम्मीद दी है, वहीं दूसरी ओर किसानों और बागवानों के लिए भी नई चिंताएं खड़ी कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह मौसम में अचानक बदलाव होते रहे तो इसका असर कृषि और बागवानी उत्पादन पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश इस समय दोहरी मार झेल रहा है, एक और बढ़ती गर्मी और दूसरी ओर अनियमित मौसम की मार, जिसने जनजीवन के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI चौड़ा मैदान शिमला में 14वीं शिमला जिला स्तरीय ITI खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश चनार्था मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर संस्थान परिवार द्वारा मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में विधायक चनार्था ने सभी प्रतिभागी छात्राओं को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलकूद गतिविधियां युवाओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। विधायक ने ITI परिसर में एक समुचित खेल मैदान की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इसे शीघ्र विकसित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान में चल रहे छोटे मोटे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संस्थान के अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनके समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए वे सदैव उपलब्ध रहेंगे और हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विधायक हरीश
जनार्दन ने संस्थान प्रशासन, आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई दी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। 14th हमारे लड़कियों का विमेन डिस्ट्रिक्ट शिमला की ITI के स्पोर्ट्स मीट हुई है और इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट शिमला की 9 ITIs हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है। लगभग 150 बच्चा यहाँ पे आया है, तो इसकी इनाग्रेशन के लिए हम यहाँ पे आए थे। और खेल कूद जैसे आपको मालूम है कि बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, और ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे, विभिन्न कोर्सेज के अंदर ट्रेनिंग ले रहे। यहाँ पे आके कुछ मुझे महसूस हुआ है कि हमारे पास एक तो यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं उनकी शॉर्टेज आ रही है, और दूसरा जिस तरीके से हमारे को जो एक गवर्नमेंट का एक प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच है कि बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाए, और ख़ास करके महिलाएं जो बच्चियाँ हैं उनको ट्रेन किया जाए, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये उनके संज्ञान में, मंत्री जी के संज्ञान में और सेक्रेटरी के संज्ञान में बात लाना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल ट्रेनर्स यहाँ पे होने चाहिए। और आपके जो बच्चे इसकी तरफ रुझान बहुत हो चुका है, क्योंकि बच्चों ने देख लिया है कि आगे जाके या तो कंपटीशन में आना पड़ता है, तो उसके लिए सब बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ले या इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरेट के लिए जाए। तो लेकिन जो ये हमारी ITI है, इसकी जो संस्था है, ये बच्चों को बिल्कुल तैयार करके भेजती है, चाहे वो हमारी महिला भी है। और एक और अच्छी बात इस ITI की मेरे को क्या लगी है, जितने हमारे SGPNL जो हमारे पानी की कंपनी है, और हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की की मैन्स हैं, और हमारे प्लम्बर्स हैं गवर्नमेंट विभिन्न विभागों के IPH के, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट वो भी थोड़ा प्रोफेशनल हो गया, क्योंकि नौकरियों में तो लग गया। और जो अब आज की तारीख में जो हमारे मशीनरीज और इंस्ट्रूमेंट जो है वो नए लगे हैं, चाहे वो IPH में है, SGPNL में है, पानी में है, बिजली में है, कई चीज़ों में, विभिन्न विभागों में, तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द प्रिंसिपल्स जो भी आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ की, और ट्रेनर्स को, क्योंकि वो भी ट्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि महंगी मशीनरीज है। इस ITI में सब कुछ है, यहाँ पे मशीनरीज है, साथ हर एक चीज़ है, पर ट्रेनर्स की कमी है। तो हम सरकार में एश्योरेंस देता हूँ आज यहाँ पे इस मॉल में आके, और मैं बोल रहा हूँ कि हम इसमें ट्रेनर्स की कमी भी दूर करेंगे, और छोटी छोटी जो और भी कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि एक कैपिटल की ITI है। और ITI कैपिटल की होने के नाते आपको पता है कि शिमला सबसे बड़ा एजुकेशनल हब है, हमारे पूरे स्टेट का एजुकेशनल हब है कैपिटल होने के नाते। इसके बावजूद भी अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग ना दे पाए हमारे ITI के बच्चों को, और वो यहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे, तो लेकिन अगर काम ना आए तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी बेइज्जती और सरकार की भी बेइज्जती है। हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम एश्योरेंस देखें कि डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम 1-1.5 महीने के अंदर हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स। ये एक बहुत असेंशियल प्रोजेक्ट था हमारा कि हम खेल मैदान देंगे, और खेल मैदान शिमला शहर में होने चाहिए। अब जैसे यहाँ आज मैं ITI में आया हूँ, इसके साथ ही जो ये मैदान है, इसके साथ एक और मैदान है वहाँ पे, पर वहाँ पे बहुत डिलेबिलेटेड कंडीशन में अनसेफ बिल्डिंग खड़ी है। तो वही एक जो लूप होल होता है, छोटा सा लूप होल, उसको दूर करने के लिए खुद सोचो कि कितने सालें लग गई। अगर आज हमारे संज्ञान में ये बात आई है, ध्यान में ये बात आई है, तो आई एश्योर देम में कि हफ्ते के अंदर अंदर इसमें ऑर्डर करा के इसको डिसमेंटल करके वहाँ पे भी खेल मैदान बन रहा है। अनटिल अनलेस कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा या बिल्डिंग आएगी तब उसके बारे में सोचें। उसी तरीके से हमारा SPF स्कूल है संजौली में, तो वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ग्राउंड है, उसको भी हम अभी विदिन अ मंथ और सो उसको भी हम हैंड ओवर कर देंगे। कल लोग में एक ग्राउंड बन रहा है, उसमें थोड़ी क्लियरेंसेज चाहिए थी फॉरेस्ट की, वो क्लियरेंस भी लेंगे, बट एटलीस्ट बच्चे तो खेल रहे हैं वो फॉर्मेट। बाकी जहाँ तक पूरे शिमला शहर की बात है, जहाँ पे भी हम डेवलप कर सकते हैं ग्राउंड्स को, हमने प्रयास किया है, क्लियरेंसेस के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ पे शिमला के पूरे हिमाचल में आप घर से बाहर कदम रखो तो वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर की गई, तो उसमें सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे फॉरेस्ट लैंड है, चाहे कुछ भी है, पर बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड फॉरेस्ट लैंड में भी बनना अगर होगा तो उसके लिए स्पेशल परमिशन दी जाए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट तो प्रयास करती जा रही है कि ताकि हमारे को कुछ विस्थापित भी है लोग ड्यूरिंग हमारे इसके दौरान, तो उनके लिए भी जगह नहीं मिल रही है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और ग्राउंड्स के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम एटलीस्ट एक लोकेलिटी में एक ग्राउंड तो होना बहुत ज़रूरी है।
हरियाणा के विभिन्न स्कूलों से आए लगभग 150 स्काउट छात्रों का एक उत्साही दल इन दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शैक्षणिक एवं प्रेरणादायक भ्रमण पर है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल सैर सपाटा नहीं बल्कि छात्रों को किताबों से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, प्रकृति के करीब लाना और उनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को उभारना है। पहाड़ों की वादियों और ठंडी हवाओं के बीच यह समूह न केवल आनंद ले रहा है बल्कि सीखने की एक नई प्रक्रिया से भी गुजर रहा है। इस दल में शामिल छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि और प्रतिभाओं से आते हैं जो इस यात्रा को और भी रंगीन बना रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों और स्थानीय संस्कृति से रूबरू हुए। वे न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे बल्कि यहाँ की जीवन शैली, परंपराओं और पर्यावरणीय महत्व को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। समूह के छात्र आपस में मिलकर विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं जिससे उनमें टीम वर्क, सहयोग, नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मार्गदर्शकों और शिक्षकों का मानना है कि इस तरह की शैक्षणिक यात्राएं छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उनका कहना है कि कक्षा के बाहर मिलने वाले ये अनुभव छात्रों के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। है मैं जिला कैथल से आया हूँ हमारे 10 स्काउट्स के साथ। यहाँ स्काउटिंग के एडवेंचर कैंप और ट्रैकिंग कैंप होते हैं जिसमें इनके भविष्य में इनको आपसी पेट्रोल में यानी ट्रॉली में कैसे रहना है, एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, ये सब कुछ इनको स्काउट के थ्रू सिखाया जाता है। बहुत बढ़िया मैडम, इससे बच्चे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। अकेले कहीं पे भी जाना, कि किसी शहर में जाना, किस तरह से बिहेवियर करना है, कहाँ से टिकट लेनी है, कहाँ से बस मिलेगी, इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। कैंप गर्ल्स टीचर्स के साथ होता है, फीमेल टीचर्स के साथ। मेरा नाम गुरजोत है। मैं अच्छा लग रहा है मैम, बढ़िया और अच्छा लग रहा है, घूमन फिरने लग रहे हैं मैम। जैसे मैम आज ही पहुँचा, कल ट्रैकिंग करके आए थे, तारा माता पे गए थे मैम। मेरा नाम अरविंद है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगाना क्लब भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं 12th क्लास में हूँ। मैं 12th के बाद में एक साल का लाइब्रेरी ज्वाइन करके मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हुई। मैम सोच के तो बहुत कुछ आए थे यार, यहाँ पे आने के बाद बहुत मैम चीज़ें देखने को मिली, बहुत अच्छा फील हो रहा था मैम। यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें नहीं सोची थी वो भी देखने को मिली मैम। हम चाहते हैं कि देश में खुशहाली बने रहे, पूरे विश्व का कल्याण हो, ये हमारी कल्पना है। मेरा नाम सुंदर सिंह लोहान है, मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से। मेरा नाम पवन कौशिक है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ और बेसिकली जो मेरा प्रोफेशन है वो डांस और थिएटर है। मैं एम.ए. इन थिएटर और एम.ए. इन डांस हूँ और स्काउट मास्टर हूँ हमारे स्कूल का। बहुत सुनहरा मौका जो भारत स्काउट एंड गाइड ने सभी बच्चों को दिया और हम जैसे टीचर्स को देते रहते हैं कि आप लोग जाए और बच्चों को हिल स्टेशन पे ले जाकर स्काउट्स के जो नियम हैं, कानून हैं, वो कायदे हैं, उन सब के बारे में अच्छी से जानकारी दें कि स्काउट्स हमें सिखाता क्या है। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए। तो स्काउट्स सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम करता है वो डिसिप्लिन का काम करता है। तो डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से यहाँ सिखाया जाता है। आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना है, आपको कैसे वर्कआउट करना है, क्या टाइमिंग आपकी डाइट्स की होनी चाहिए, किस तरीके से आपको फुल ड्रेस में रहना चाहिए, किस तरह से लोगों से बिहेव करना चाहिए। इसी के साथ साथ बच्चों का एक एडवेंचर भी हो जाता है। जिस तरह से हमारा जो कैंप लग रहा है वो तारा देवी में लग रहा है और आज हमारा जो डे है बच्चों के लिए वो सारा शिमला डे है। शिमला पूरा विजिट कराएंगे। करीब 140 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ आए हैं और वो सभी आज शिमला की डिफरेंट लोकेशंस पे घूमेंगे और विजिट करेंगे। ग्रोइंग एज है बच्चों की और ये जो एज है इनमें बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, बाहर जाएँ तो हमें किस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए, लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए। और यही चीज़ें अगर बच्चा अपने अंदर आत्मसात कर लेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर स्काउट मास्टर बन सकता है, स्काउटर बन सकता है और हिल एरिया की अच्छी जानकारी दूसरे बच्चों को दे सकता है ताकि वो भी अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो। और सबसे बड़ी बात, स्काउट जो सिखाता है वो डिसिप्लिन, तो जैसे मैंने बता दिया, डिसिप्लिन के साथ एक वर्ड जोड़ता है जिसका नाम है आप बिहेव में अच्छे हों। साथ ही आजकल का जो यूथ है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है और हमारे हरियाणा का तो मेन मोटो यही है कि यूथ को नशे से दूर करना है। नशे से दूर कैसे होगा? जब बच्चा इस तरह की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो वो गलत रास्तों से हटेगा, गलत लोगों से दूर होगा और सही रास्ते पे जाएगा तो डेफिनेटली हमारे हरियाणा का, हमारे भारत का, हमारे देश का पूरा अच्छे से नाम होगा। माय नेम इज़ संचित, आई एम फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा। मैं यहाँ पे स्काउट कैंप के लिए आया हूँ और आज हम शिमला घूमने आए हैं।
हिमाचल प्रदेश में 27 अप्रैल से 2 मई तक होने जा रही राष्ट्रपति दौरे को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू के इस 6 दिवसीय प्रवास को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके चलते राजधानी शिमला सहित अन्य प्रमुख स्थलों को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियां और प्रशासन के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौरा जारी है, जिसमें सुरक्षा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट, मीडिया समन्वय और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के दौरे के दौरान करीब 1500 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जो अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा सादे कपड़ों में भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा, ताकि हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए शिमला को लगभग छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर के प्रमुख मार्गों, होटलों, सरकारी भवनों और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कांगड़ा जिले के पालमपुर और लाहौल और स्पीति जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित रहनी चाहिए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक की कोई गुंजाइश न रहे। दौरे के कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 27 अप्रैल को हिमाचल पहुंचेगी और अपने प्रवास के दौरान शिमला, छराबड़ा, पालमपुर और लाहौल क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लेगी। 29 अप्रैल को उनका सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अटल टनल का दौरा प्रस्तावित है, जहां वे देश की इस महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना का निरीक्षण करेगी। यह दौरा सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। 30 अप्रैल को राष्ट्रपति पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी, जहां वे मेधावी विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान करेगी। इसी दिन उनका आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा भी प्रस्तावित है, जहां वे सेना की प्रशिक्षण व्यवस्थाओं और गतिविधियों की जानकारी लेगी। यह कार्यक्रम सैन्य दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में भी कई प्रकार के बदलाव किए हैं। शहर के कई मार्गों पर अस्थायी प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जा चुके हैं, ताकि वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए। आम जनता को भी इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सभी कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश के लिए विशेष पास व्यवस्था लागू की गई है और बिना अनुमति किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दौरे के अंतिम दिन यानी 2 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होगी। कुल मिलाकर यह दौरा प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश सरकार और प्रशासन इस दौरे को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से तैयार है और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है, ताकि राष्ट्रपति का यह दौरा पूरी तरह सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। प्रेस क्लब शिमला में आज आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य बार काउंसिलिंग चुनाव 2026 को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला बार एसोसिएशन बिलासपुर के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता श्यामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनके नामांकन फॉर्म को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अवैध रूप से खारिज कर दिया गया है, जो लोकतांत्रिक और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के खिलाफ है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्यामलाल ठाकुर ने बताया कि 20 अप्रैल 2026 को संपन्न हुए बार काउंसिलिंग चुनाव के लिए उन्होंने विधिवत नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर और सहयोगी सदस्य द्वारा बिना उचित कारण बताए उनके नामांकन को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही नियमों के विपरीत है और इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और न ही उन्हें अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया गया। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए था और नियमानुसार सुधार का अवसर भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उनके नामांकन को पुनः स्वीकार किया जाए, ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कानून विकल्प अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। पत्रकार वार्ता में उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं ने भी
इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं न्यायिक व्यवस्था के विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और भविष्य में चुनावों की पारदर्शिता पर भी असर डाल सकती है। फिलहाल इस मामले में चुनाव प्राधिकरण या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक बहस होने की संभावना है। भी किया था, परंतु मान्यता ये मानी गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक छोटे से बिल में घुस गई और उसने वहां हां से मिला दी। उसने कोई पक्ष वकीलों का नहीं रखा कि ये सिक्योरिटी जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बावजूद भी नवंबर के अंदर, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। ये जो मैंने कहा कि 8 साल बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चाल चली और वो चाल चली कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की जो है कमेटियां बना दी, जिसमें पहली कमेटी जो है रिटर्निंग अफसर जो है रिटायर्ड जज लगे हमारे बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर, और दूसरी उसके खिलाफ अगर कोई बात गलत ठीक आती है, किसी को प्रॉब्लम आती है, तो उसके ऊपर जो है एक हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी बढ़ा दी गई। उससे भी कोई गरज पैदा होता है किसी कैंडिडेट को, किसी तरह की प्रॉब्लम किसी वोटर को, किसी इलेक्टोरल को, तो उसके ऊपर जो हाई पावर्ड सुपरवाइजरी कमेटी दिल्ली के अंदर बढ़ा दी गई। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो है वो जुडिशरी करा रही थी, जो एक बहुत बड़ा गलत है और एक पिछले दरवाजे से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो जुडिशरी ने हस्तक्षेप किया है, जिसका मैं यहाँ पर विरोध करता हूँ। दूसरे पक्ष में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिला बिलासपुर को रिप्रेजेंट करता हूं। जिला बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रधान हूं, जैसे मैंने आपको बताया, और मुझे श्यामलाल ठाकुर के नाम से जाना जाता है। मेरा इलेक्टोरल रोल जो है वो 186 बिलासपुर की लिस्ट के अंदर है। हमने 21 तारीख को जो फॉर्म भरा, और हमने वो फॉर्म भरा तो फॉर्म नंबर 69, 70 एंड 71 जो है वहां में 5,000 रुपए की चार्जेस के ऊपर दिए गए, और 71 जो मैंने फिलअप कर दिया। 71 फॉर्म के अंदर कोई भी कंडीशन ये नहीं थी कि बार प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परफॉर्मा जारी किया गया, जो टर्म एंड कंडीशन नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर थी, उसके अंदर एक अंडरटेकिंग फॉर्म है। अंडरटेकिंग के पैरा नंबर 18 में, वो 8 में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि इफ ए पर्सन, इफ एन एडवोकेट होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एनी सीट इन डीबीए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सब डिवीजन बार कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, बट ही विल नॉट यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द post of association. Despite that, they received 1,25,000 रुपए charges as security and issued duly signed receipt, online receipt by the Bar Council of HP, signed by the General Secretary of Bar Council. इसके बाद मेरा फॉर्म नंबर 71 duly checked and corrected by the General Secretary and stated that your form is accepted. आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया और उस फॉर्म के मुताबिक 21 तारीख को ये मैं फॉर्म भर के वहां से आ गया। एक फॉर्म मैंने स्पेयर अपने पास रखा कि 3 फॉर्म थे, एक मुझे देना था, एक मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दे दिया और एक जमा हो चुका है। तो तीसरे फॉर्म के ऊपर जो हमारे टिक जब हुआ तो ये साइंड बाई पूरी सर्टिफिकेट वहां लगा है। उसके बाद 21 तारीख को मैं चला गया। 23 तारीख को मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं कि फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले मैं आपको अगली बात से जोड़ूं। 23 तारीख को मुझे वहां से टेलीफोन आता है, रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पीके शर्मा जी जस्टिस रिटायर्ड है। हम इज्जत करते हैं अपने लोगों की, परंतु हम लांछन की अंगूठी उठाते हैं जुडिशरी के कारनामों के ऊपर, डिस्पाइट दैट के हमारी अच्छी पोस्टों के ऊपर रहे। 23 तारीख को मुझे फोन आता है कि कृपया आप शिमला में आए। मैं आपके लिए इसलिए नॉलेज में लेना चाहता हूं कि 45 फॉर्म भरे गए, 45 लोगों ने 46 लोगों ने फॉर्म भरे मेरे सहित। तो फॉर्म बीच में से कैसे निकल के आ गया? पहले 23 तारीख को कैसे पता लग जाता है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो बिलासपुर का फॉर्म भर के चल गया? अगर पता भी लग गया है
तो उसके अंदर कौन सी कोई कंप्लेंट अटैच हो गई, एट द बैक कोई कंप्लेंट अटैच नहीं थी। मुझे कहा गया कि आप ऐसा करें कि आपका हमारी जानकारी में आप प्रेसिडेंट हैं, तो बिलासपुर से आप यहाँ आए और आप एक फॉर्म और सबमिट करें। तो 23 तारीख को एक फॉर्म उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया और वो एफिडेविट है, उस एफिडेविट को इन्होंने मेरे से भरवाया। उसमें क्या लिखा गया कि टुमारो इफ आई विल बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल देन आई हैव टू रिलीक्विश वन ऑफ द पोस्ट एज पर माय चॉइस। तो मैंने पूछा ये क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्म जो है एज पर द रूल 2023 के मुताबिक, एज पर द बार काउंसिल अमेंडेड रूल अप टू डेट 2023 के मुताबिक हम आपसे मांग रहे हैं। एंड द एफिडेविट वाज डूली अटैच्ड विद द फॉर्म। उसके बाद मैं चला गया एंड दे अगेन कॉल्ड मी ऑन 26 तारीख लास्ट डेट थी। 26 तारीख को मुझे बुलाया गया। जैसे मैं गया तो काइंडली अब थोड़ा सा मैं ज्यादा आर्ट को नहीं जानता, तो ऐसे जैसे मैं गया तो वो यहाँ सामने से आए और ऐसे किया कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाता है एंड ही हैंडेड ओवर द ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ माय नॉमिनेशन फॉर्म। दैट वाज द, तो ये जो रोल आया इसके मुताबिक जो है ये इन्होंने मेरे को फॉर्म सॉरी ऑर्डर भी पकड़ा दिया। अब आप बताएं कि 2 मिनट के अंदर अगर वो फॉर्म का ऑर्डर मुझे पकड़ाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट होने का पहले ही एंटीसिपेटेड एक राय बढ़ चुकी थी। मैंने एक क्वेरी जरूर करी है वहां पे। शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में आज आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डीआईजी पुलिस अंजुम आरा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित हिमाचल दौरे को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राजधानी शिमला को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में लिया गया है और शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीआईजी अंजुम आरा ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल और कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के साथ साथ सादे कपड़ों में भी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को तैनात किया गया है ताकि हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। कुछ प्रमुख मार्गों पर राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान अस्थायी रूप से यातायात प्रतिबंधित रहेगा, जबकि आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इन वैकल्पिक मार्गों का चयन इस प्रकार से किया गया है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और दैनिक गतिविधियां प्रभावित ना हो। पत्रकार वार्ता में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रमों की टाइमिंग इस तरह से निर्धारित की गई है, विशेष रूप से व्यस्त समय से बचने का प्रयास किया गया है ताकि शहर की सामान्य गतिविधियां बाधित ना हो। डीआईजी अंजुम आरा ने कहा कि राष्ट्रपति के मूवमेंट के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक में हल्का परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके अलावा सामान्य समय में ट्रैफिक व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा किए जाने की जानकारी दी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दौरे को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। अलग अलग स्थानों पर दौरे हैं, तो वहाँ पर जो है सुरक्षा इंतजाम हमने पूरे प्रॉपर किए हुए हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो भी इंतजाम करने थे वो जो है प्रॉपर हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो है ट्रैफिक का, क्योंकि पर्टिकुलर जब वीवीआईपी की मूवमेंट होगी तो उस समय जो है ट्रैफिक का हमने प्रॉपर प्लान किया हुआ है। एक तो मूवमेंट के दौरान किसी तरह का कोई जो कोताही ना हो और दूसरा जो है आम लोगों को भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अभी जो है 2 दिन का हमारा कारकेड का मूवमेंट होगा, प्रैक्टिस होगी। इस दिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हम ट्रैफिक को जो है कुछ टाइम के लिए रोकेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आम लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। बट मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी शिमला में कि यहाँ पे जितने लोग हैं अगर उनको बहुत ज़रूरी है तभी अपना मूवमेंट करें, ताकि उन्हें किसी असुविधा का जो किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा जो है एम्बुलेंस और फायर की जो गाड़ियाँ हैं उनको प्रॉपर पासेज हमने बनाए हुए हैं ताकि उनकी मूवमेंट भी किसी तरह से बाधित ना हो। इसका पूरा इंतजाम शिमला पुलिस ने प्रॉपर किया हुआ है।
मैम कौन कौन से एरियाज है जो बन रहे हैं? देखिए ये क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है कि वो कहाँ मूवमेंट करेंगे ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी होगा वो इमीडिएट जो है वहाँ पे ट्रैफिक का ये हमने किया हुआ है कि मिनिमम ऐसे एरियाज पे उनकी मूवमेंट कराई जाए जहाँ पे कि कम से कम लोगों को जो है असुविधा हो। इसलिए हम कितनी फोर्स रहेगी मैम? हमने लगभग इस बार हमने कोशिश की है कि कम से कम फोर्स लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, इसीलिए हमने लगभग आज 1000 के आसपास लोगों को डिप्लॉय किया है। इसमें जो है प्लेन क्लोथ ड्यूटी भी है और जो है यूनिफॉर्म ड्यूटी भी लगाई गई है। कितने दिनों का दौरा है मैम? ये लगभग 1 वीक का दौरा है इनका। तो 1 वीक ये डिफरेंट पार्ट ऑफ जो है हिमाचल में, हिमाचल स्टेट में वो मूव करेंगे, तो वहाँ पे 1 वीक तक का इनका भी दौरा जो है प्रस्तावित है। मैम अपने रूट्स जो है हमने जहाँ मूवमेंट होगी, क्योंकि इनकी मूवमेंट हमने ऐसे एरियाज में डिफाइन की है जहाँ पे कम से कम मतलब गाड़ियाँ चलती हों, ताकि जो है और साथ ही साथ अल्टरनेटिव रूट भी हों। तो इसके लिए जो है ऑलरेडी अभी एसपी शिमला जो है ट्रैफिक प्लान एक बार सारा मीडिया में डाल देंगे, ताकि लोगों को जो है उस पर्टिकुलर रूट पे ही मूवमेंट करना पड़े ना, उनको प्रॉब्लम ना हो। स्कूल के बच्चों को भी काफी दिक्कत आती है। इस बार एक्चुअली हमने कोशिश की है कि प्रोग्राम इस तरह का बनाया जाए ताकि इसमें कोई मतलब वो टाइमिंग का इशू ना आए। स्कूल क्योंकि मॉर्निंग में 8 o'clock होता है, तो इसलिए जो है स्कूल वाला कोई इशू नहीं आएगा टाइमिंग का। मैम शिमला को सेक्टर्स में भी डिवाइड किया गया, कितने सेक्टर्स में? हमने जो है इस समय 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, मतलब जहाँ जहाँ प्रोग्राम है उसके अलावा रूट को हमने अलग से जो है 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। एक अलग से कंटीजेंसी रूट भी रखा हुआ है, मतलब जब उनका मूवमेंट होगा तभी रेस्ट्रिक्शन रहेगी, उसके अलावा जब मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इनका बाकी बाई एयर मूवमेंट ज्यादा है, तो इसलिए ऐसा सच कोई यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैम 3 सेक्टर कौन कौन से बता पाएंगे? ये थोड़ा सा है ना कॉन्फिडेंशियल है, तो ये आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए जो राष्ट्रपति का दौरा है, जो हमने इनका, मैं वही पहले भी कह रही थी, रूट जो हमने बनाया है वहाँ पे नॉर्मली गाड़ियाँ जो है खड़ी करने की जरूरत नहीं बनती, क्योंकि 22 फुट वाले वो रूट हैं, वहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट होता भी नहीं है। तो इसलिए जो है बाकी रूट पे हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो आइडियल पार्किंग होती है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा कोई ट्रैफिक इशू होगा वो हम पूरा मतलब उसका कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम जो है आम लोगों को किसी तरह की असुविधा हो।